Hello champions, welcome to Career Adda. This is Ashish and we were solving laws of motion topic class 11th. Okay? तो बच्चों जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था आपको कि आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. Our new topic is न्यूटन्स थर्ड लॉ. इससे पहले हमने क्या किया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ मैंने आपको क्लियर करवाया था. उससे रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए, है ना, पुली से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाए. ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है. सबसे पहले उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या होता है. फर्स्ट लॉ किसको बोलते हैं. फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, क्योंकि इसमें नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी इसकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कोई बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है और उस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली उसी वेलोसिटी से क्या करेगा, चलता चला जाएगा. मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी रह जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो कांस्टेंट है इसलिए नेट एक्सेलरेशन उसका कितना हो गया, जीरो हो गया, और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो. तो फर्स्ट लॉ में हमको यही मिलता है. सेकंड लॉ में हमने क्या देखा था, सेकंड लॉ में हमने देखा कि नेट फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, एम ए की, है ना. इसको हमने डिराइव भी किया था. क्लियर है. अब बारी आती है हमारी थर्ड लॉ की. थर्ड लॉ हमने बचपन से पढ़ा है, मतलब 9th क्लास हमने पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. यही थर्ड लॉ होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इस थर्ड लॉ को हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर लॉ. ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर लॉ भी बोल सकते हैं. मतलब यहाँ पे जो एक्शन होता है और रिएक्शन होता है वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये सरफेस है, सॉरी, इस सरफेस पे ऑब्जेक्ट की जगह हर बार हम ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, इस बार हम क्या करते हैं, एक फुटबॉल लेते हैं. ये हमारा फुटबॉल है. ओहो, ये हमारा क्या है, फुटबॉल है. थोड़ा थोड़ा मेरा बन गया है ना. ऐसा समझो कि इसकी हवा, इसके अंदर जो एयर है वो क्या है, कम है ना. तो ऐसा समझ सकते हो आप. अब क्या है, ये सरफेस जो है इस फुटबॉल पे क्या करेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं सेकंड लॉ में जब मैं पढ़ाया था. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg. तो अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अब n जो है इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है. तो अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि क्या n जो है और mg, क्या n एंड mg आर एक्शन रिएक्शन पेयर. आर एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना. अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ दिया कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या हो रहा है, अपोजिट में लगता है, तो अपोजिट में लगता है तो हम ये सोचते हैं कि ये इसके इक्वल एंड अपोजिट है ना. तो हम उसको बोल देते हैं कि ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर लग रहा है. तो बच्चों अगर आपसे पूछे कि एक्शन रिएक्शन पेयर है तो आप आंसर लिखोगे नो. क्या लिखोगे, नो. ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं किसके, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हम बोलते हैं ना. तो एक्शन एंड रिएक्शन के कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि एक्शन रिएक्शन जो है, एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो क्या होता है, टू डिफरेंट बॉडीज में अप्लाई होता है. ठीक है, टू डिफरेंट बॉडीज में अप्लाई होता है. एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो टू डिफरेंट बॉडीज में अप्लाई होता है. तो आप सर बोलोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो टू डिफरेंट बॉडीज है, ये फुटबॉल है, ये अर्थ है या सरफेस है, तो दो डिफरेंट बॉडी है, तो ये दोनों तो एक्शन रिएक्शन होना चाहिए. उसके लिए एक और कंडीशन है, रूल्स है एक्शन रिएक्शन के लिए, कि ये हमेशा कैसे होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, सेम इन नेचर. एक्शन एंड रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सेम इन नेचर होते हैं. ठीक है, तो अब ये नेचर में सेम हुए क्या,
एन और mg दोनों सेम नेचर है कहेंगे? नहीं, वो नॉर्मल रिएक्शन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्लियर है? थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि ये जो फोर्सेस इसमें जो होते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? फोर्स इज एग्जिस्ट इन नेचर, सॉरी एग्जिस्ट इन पेयर। ऑलवेज कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। तो अब जैसे ऊपर की तरफ नॉर्मल रख रहा है तो उसका कोई पेयर भी तो बनना चाहिए ना, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? तो वो क्या होता है? हमेशा पेयर में होता है, इसलिए तो हम उसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि हमेशा जो एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे 2 डिफरेंट बॉडीज में अप्लाई होते हैं। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि दोनों सेम नेचर में होने चाहिए, नेचर के क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो हमेशा कैसा होता है? पेयर में होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे mg का कोई पेयर मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का कोई पेयर मिल रहा है कि नहीं, तो इसलिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, इसी को मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूं, ये हमारा बॉल और ये हमारा सरफेस है ना। ऊपर की तरफ क्या लगा? मैंने बोला n। तो इसमें क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जो अप्लाई होता है वो ऐसे अप्लाई होता है कि जितना नॉर्मल रिएक्शन सरफेस अप्लाई करेगा किस पे? बॉल पे, उतना ही बॉल अप्लाई करेगा किस पे? सरफेस पे। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सेम इन नेचर, वो भी नॉर्मल वो भी नॉर्मल। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जब दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट अप्लाई करते हैं। ये हमने थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देखा। तो अगर सरफेस जो है किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ अप्लाई करता है तो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा? उसको नीचे की तरफ क्या करेगा? नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। ठीक है, ठीक, ये हमने देखा नॉर्मल नीचे की तरफ अप्लाई करेगा। अब हमने ये देखा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या लगता है? mg लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। बॉल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का पेयर कहां बनेगा? तो यहां पे आप देखोगे अर्थ है, ये हमारी ये अर्थ है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये टुवर्ड्स द क्या होता है? सेंटर लगता है, ये सेंटर के टुवर्ड्स लगता है ना। यही हमारा mg है। अब ये mg जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तरफ अप्लाई कर रहा है तो उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट अर्थ क्या करेगा? बॉल पे अप्लाई करेगा, तभी तो वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा? देखो ये क्या हो रहा है? नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है किसको? सरफेस को, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करेगा? अर्थ अप्लाई करेगा उस ऑब्जेक्ट में, तभी तो वो उसको अट्रैक्ट करके रखेगा। तभी तो हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जाने के बजाय कहां आता है? नीचे आता है। तो इसी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के कारण। तो समझ में आया कि mg और mg का पेयर कैसे बनेगा, नॉर्मल और नॉर्मल का पेयर कैसे बनेगा। तो आप बोलोगे सर कि तो फिर हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है? तो बेटा मैं ये बताऊंगा बच्चों कि एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, पर ये क्या है? दो अलग अलग डिफरेंट फोर्सेस हैं। एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो इनका हम क्या करते हैं? नेट फोर्स निकालते हैं, है ना। नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स जब निकालोगे तो n माइनस mg, ये वो नेट फोर्स निकालेंगे n माइनस mg, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसको मैं पॉजिटिव ले लिया, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसको नेगेटिव ले लिया। तो n माइनस mg नेट फोर्स हो गया इसका। अब ये नेट फोर्स जो है वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ना तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे जा रहा है। वो तो वहीं पे रखा हुआ है सरफेस पे, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। देखो इस नॉर्मल डायरेक्शन क्या वो ऊपर जा रहा है? नो। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या वो नीचे आ रहा है? नो। तो इसलिए ना तो वो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, इसलिए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। उसका एक्सेलरेशन 0। फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? mg मिल जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे n इज इक्वल टू mg लिखते हैं। क्लियर है बच्चों कि n इज इक्वल टू mg क्यों लिखते हैं अगर वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है? तो क्लियर है? ठीक है, चलो इसी पे बेस्ड हम एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों ने बच्चों कभी रोप में या पे ट्री वगैरह में यहाँ पे क्या चढ़ने की कोशिश की होगी? बेल के थ्रू, या फिर रोप टंगी हुई है तो रोप पे चढ़ने की कोशिश की होगी, है ना।
तो मैं मान लेता हूं कि आप में से कोई एक क्या कर रहा है, ये रोप है और इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसा चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये रोप है, रोप में हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगता है, बताया मैंने। तो इसमें टेंशन फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, और इस सरफेस के कारण इस तरफ, है ना। सेम रोप है इसलिए टेंशन टी, ठीक, दोनों के लिए, सरफेस के लिए भी टी और इस बॉय या गर्ल के लिए भी टी। गर्ल्स भी करती है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका टेंशन फाइंड आउट करना है। अब ये जो है, ये बॉय है, ये हमारा बॉय है, तो ये जो बॉय है वो किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस साइड है, ऊपर की साइड है। और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg लगेगा। तो इसका एफबीडी बनाते हैं, तो ऊपर की तरफ t, नीचे की तरफ mg, है ना, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर, तो ये वाला फोर्स हमारा पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। जिस तरफ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है उस तरफ वाले फोर्स को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, है ना, मैंने पहले बताया है। अब हमको टेंशन फाइंड आउट करना है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगा दूंगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स हमको क्या मिल रहा है, t माइनस जी, t माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो टेंशन कितना हो जाएगा, mg प्लस ma। समझ में आया, क्लियर है, ठीक। चलो इसी को हम क्या करते हैं, एक वेइंग मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन पता है बच्चों, जिसमें हम क्या करते हैं, इतना वेट वहां पे मेजर करते हैं। तो वेइंग मशीन कैसा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे वेइंग मशीन है, एक मोटू सा लड़का आया, ऐसे इसके ऊपर आके खड़ा हो गया, ठीक है, ये उसके हाथ इसके ऊपर आके खड़ा हो गया। अब वेइंग मशीन में क्या होगा, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, है ना, वेइंग मशीन जो है। अब ये नॉर्मल क्या करेगा, ये भी वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के कारण, है ना। ये mg जो है वो अर्थ के कारण होता है, अभी मैंने बताया था, तो उसको हम बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका mg लग रहा है। अब ये सरफेस जो है, जो वेइंग मशीन का सरफेस है, उसको ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन अप्लाई कर रहा है, तो उतना इक्वल एंड अपोजिट क्या करेगा, वेइंग मशीन को ये बॉय जो है नॉर्मल डायरेक्शन अप्लाई करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और हमको बताना है कि इसका वेट कितना होगा। अब हमको बताना है कि इसका वेट कितना होगा। तो इसका वेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है। उसका वेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है। मतलब उसका नॉर्मल रिएक्शन जितना वो अप्लाई करेगा सरफेस उसके ऊपर, उतना ही उसका वेट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे कि किसी का वेट पता करना रहता है हमको, तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के देखते हैं तो हमको पता चल जाता है। तो यहाँ पे वेइंग मशीन भी वही कर रहा है कि उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है। ऊपर की तरफ उठा रहा है मतलब कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा उसके वेट के इक्वल, है ना। अब यहाँ पे हमने देखा, सॉल्व किया, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, mg के। इसलिए वेट का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, इसलिए वेट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, नॉर्मल इज इक्वल टू mg। वेट इज इक्वल टू नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg, तो वेट का फॉर्मूला क्या बन गया, mg। इसलिए वेट का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, mg। बट मास क्या होता है, ओनली m होता है, ठीक है। अब ये n जो है, अभी मैंने बताया कि ये क्या होगा, ये कब होगा, n जो है इज इक्वल टू mg कब होगा, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं जाएगा। मतलब ये अगर मैं इसको लिफ्ट मान लेता हूं, है ना, वेइंग मशीन मान लो या लिफ्ट मान लो। अब मैं इसको लिफ्ट मान लेता हूं, तो लिफ्ट कैसी कंडीशन में, स्टॉप है अभी, तब उस केस में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। अब मैं क्या करूं, मैं मान लेता हूं कि लिफ्ट भी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब लिफ्ट क्या हो रही है, ऊपर की तरफ उस बॉय को लेके जा रही है। लिफ्ट में चढ़े हैं आप लोग, क्या सर कैसा मजाक करते हो, लिफ्ट में कौन नहीं चढ़ा है, हमारे अपार्टमेंट में लिफ्ट है। कई बच्चे तो ऐसा बोलेंगे, कई बच्चे तो बोलेंगे मेरे घर में ही लिफ्ट है ना। तो ये बॉय था मोटू सा, है ना, ये मोटू सा बॉय था। अब ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ लिफ्ट भी जा रही है, तो ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, इसको ऊपर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, नॉर्मल,
है ना। तो जब इसका आप एफबीडी बनाओगे, है ना, इसका एफबीडी बनाओगे और इसका आपको पूछे कि नॉर्मल रिएक्शन, हमको वेट फाइंड आउट करना है, पूछे मान लो पूछ दे कि इसका वेट कितना है, तो जब इसका वेट फाइंड आउट करना है मतलब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके वेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हमको एफबीडी किसका बनाना पड़ेगा, इस बॉय का, ना कि लिफ्ट का। ठीक है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n। अब देखो लिफ्ट किस तरफ जा रही है, ऊपर, तो ये बॉय भी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। तो ये फोर्स पॉजिटिव, ये फोर्स नेगेटिव। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करो, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, फॉर्मूला लगा दो। तो नेट फोर्स कितना है, n माइनस एम जी इज इक्वल टू ma। ठीक है, mg को उधर ट्रांसपोज करो तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी mg प्लस ma, और n इज इक्वल टू m कॉमन ले लो तो g प्लस a। तो बुक में बच्चों आपको ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होता है कि नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला होता है mg प्लस a। आता कहाँ से है, बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप तुरंत एफबीडी बनाओ, तुरंत आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये मान लेते हैं कि यही लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है ना, ये लिफ्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तब इस केस में क्या होगा, तब एफबीडी सेम होगा, ऊपर की तरफ एन, नीचे की तरफ mg, ये तो सेम होगा, बस एक्सेलरेशन में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब क्या होगा, mg माइनस एन, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, है ना। तो ma क्या हो जाएगा, अब ma को इधर ट्रांसपोज करता हूं तो mg माइनस ma इज इक्वल टू n, n उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा g माइनस a। इसका मतलब क्या है, जब ऊपर की तरफ जाता है तो g प्लस है, नीचे की तरफ आता है तो g माइनस है। चाहो तो आप ऐसे याद रख लो, नहीं याद होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफबीडी बनाना सीख लो। ठीक है, वो तो सीख चुके हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में ऊपर की तरफ गया तो क्या फॉर्मूला आया, n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, और नीचे की तरफ आया तो क्या फॉर्मूला बना, g माइनस ए हो गया वो। ठीक है, सेम फॉर्मूले में g माइनस ए। अब यहीं पे क्या करते हैं, अब हम कर दें इस लिफ्ट का, ये लिफ्ट है तो किसी क्या होता है, किसी केबल से कनेक्टेड रहती है लिफ्ट, है ना, केबल से कनेक्टेड रहती है। तो मैं क्या करूं, इसको ऐसे कट कर देता हूं, बड़ी सी कैंची लाए और उसको क्या कर दिए, बड़ी सी सीजर लाए, उसको काट दिए, कट कर दिए। तो लिफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अब क्या होगा इसका हाल, मोटू सेट का क्या हाल होगा, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। अब ये जैसे ही हमने कट किया तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, फ्री फॉल होने लगेगा। मतलब लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल से क्या होने की, नीचे आने लगेगी। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी के। ठीक है, एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो गया तो क्या कर दो, फिर से एफबीडी बनाओ, ऊपर की तरफ एन, नीचे की तरफ एम जी, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी, नीचे की तरफ है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो एम जी माइनस एन, देखो मैं फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूँ, आपको बार बार एफबीडी बना के सॉल्व करवा रहा हूँ, एम ए। ठीक, उसके बाद ये एम ए जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एम जी माइनस ए की वैल्यू जी है, तो एम जी माइनस एम जी, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया तो मतलब इसका वेट कितना होगा, 0। सोचो इतना मोटा आदमी, उसका वेट 0, तो अब ये कैसे लगेगा, ऐसे मस्त हवा में उड़ेगा और उसको लगेगा कि मैं बहुत ही हल्का हूँ, पूरी दुनिया में सबसे हल्का मैं ही हूँ, है ना। तो किसी मोटे व्यक्ति को अगर ऐसी करना है तो आप क्या करो, उसको लिफ्ट में बैठा दो और उसकी रेल की केबल को क्या कर दो, कट कर दो, तो उसको कैसा लगेगा कि वो क्या है, वेटलेस फील कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे मान लो अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ा देते हैं, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी, मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूं, 2g ले लेता हूं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, mg माइनस m इंटू 2mg होगा इज इक्वल टू m। तो क्या हो जाएगा, माइनस mg आ जाएगा। मतलब n की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, लेस देन 0। मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नॉट पॉसिबल, किसी का भी वेट क्या होता है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ा ना बोला कि भैया तुम्हारा वेट कितना है, -70 kg, ऐसा नहीं बोल सकते ना, या -70 न्यूटन। तो किसी का भी वेट हम ऐसे नहीं बता सकते नेगेटिव, तो नेगेटिव नॉट पॉसिबल, दिस केस विल नॉट पॉसिबल। क्लियर है, समझ में आया।
तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर है आपका, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ना। न्यूमेरिकल्स करेंगे, डोंट वरी, इससे रिलेटेड हम अब हम देखते हैं एक और टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखते हैं हम यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे अब। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब क्या होता है बच्चों? कंजर्व करना, बचाना। तो हमको क्या चीज बचानी है? मोमेंटम बचानी है। ठीक है, क्या बचाना है? मोमेंटम बचाना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला हमको पता है, m इंटू वी, बचपन में पढ़े हैं। इसकी यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर, 9th क्लास में आप पढ़ के आए। चल, सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा? सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा कि F जो है, नेट फोर्स जो है, वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमारा सेकेंड लॉ है। तो अगर मैं क्या करूं, इसको एक सिस्टम मान लेता हूं, अगर मैं क्या करूं, इसको एक सिस्टम मान लेता हूं, तो इसमें बाहर की तरफ से एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0 है ना। तो अगर नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? डेल पी अपॉन डेल टी। तो डेल पी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मतलब चेंज इन मोमेंटम 0। चेंज इन मोमेंटम 0 कब होता है? या फिर चेंज इन वेलोसिटी 0 होता है? तो वो कब होता है? जब p क्या हो? कांस्टेंट हो, है ना। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे भी वैसे ही है। अगर यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया बोल रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम 0 कब होगा? जब उसका मोमेंटम कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। जब उसका मोमेंटम कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मोमेंटम जो है कांस्टेंट है। तो मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो इनिशियल मोमेंटम है उसके फाइनल मोमेंटम की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा? देखें कैसे होगा। चलो, इसके लिए हम देखते हैं, इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये आपको क्या करना है? फॉर्मूला याद रखना है। एक गन, और इसमें कंजर्वेशन मोमेंटम में ज्यादातर आपको गन और बुलेट के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है ना। तो मान लेते हैं हम, ये हमारी गन है, इसमें से क्या हो रहा है? बुलेट बाहर की तरफ निकल रही है। ये बुलेट है हमारी। ठीक, अब ये बुलेट हमारी बाहर की तरफ निकल रही है। अब इसमें को ऐसे बनाना है, ये हमारा ट्रिगर, ये हमारा ट्रिगर। अब ये जो है पूरा, ये क्या है? हमारा सिस्टम है गन एंड बुलेट का। किसका किसका? गन प्लस बुलेट का क्या है? एक सिस्टम है ना। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे 0 हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑफ गन ऑन बुलेट प्लस फोर्स ऑफ बुलेट ऑन गन इज इक्वल टू 0, है ना। जितना फोर्स क्या होता है, देखो इन दोनों का फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स मैं आपको बताता हूं कि जैसे हम गन को फायर कर रहे हैं तो गन उस पे बुलेट पे फोर्स लगा रही है और बुलेट जो है गन पे फोर्स लगा रही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब इन दोनों का फोर्स अगर हम टोटल फोर्स निकालें तो किसी एक फोर्स की इक्वल होना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है?
तो वो एक जो एक्सटर्नल फोर्स है वहां पे जीरो है बोल रहे हैं, तो उन दोनों का जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल फोर्स जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ गन ऑन बुलेट इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑफ बुलेट ऑन गन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर है? तो अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो, del P अपॉन del T इज इक्वल टू माइनस del P अपॉन del T, इसके लिए भी लगा देते हैं। ये किसका है, गन ऑन बुलेट, ये किसका है, बुलेट ऑन गन, है ना। इसकी जगह हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो गन ऑन बुलेट, अब यहाँ पे देखो del T क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टाइम तो सेम ही रहेगा, del T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, del P इज इक्वल टू del P गन ऑन बुलेट, बुलेट ऑन गन, है ना। ये हमको मिल गया। अब del P जो है वो क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है ना। मतलब इसको हम ले लेते हैं हमारा ये जो चेंज इन मोमेंटम जो है ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है दोनों का। ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम किसका, गन प्लस बुलेट का, और ये जो है फाइनल मोमेंटम है किसका, गन प्लस, ये क्या हो जाएगा, गन प्लस बुलेट का फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो मिल रहा है हमको। चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, जीरो मिल रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स वहां पे जीरो है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया बच्चों तो आप इसको क्या कर दो, ऐसे रब कर दो। अब इतना याद रखो कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिल गया, तो हमको नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो मिल रहा है। इसका मतलब इसका चेंज इन मोमेंटम भी जीरो हो गया, तो कांस्टेंट हो गया क्या, उसका मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम हो गया, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल करवा देता हूं मैं आपको, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मास है गन का मास कितना है, हम मान लेते हैं 5 kg। बुलेट का मास कितना है, 0.5 kg। ठीक है, गन की वेलोसिटी, अच्छा इसमें जो है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पूछता है। रिकॉइल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, जब जैसे हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट जो है गन को पीछे की तरफ क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो गन पीछे की तरफ आएगी, तो पीछे की तरफ उसकी वेलोसिटी जो होगी उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमने ले ली 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है, हाँ इसकी फाइनल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पूछ रहा है। ठीक है, आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, गन और बुलेट के केस में मैंने बताया एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या होगा, जीरो होगा। चलो यहाँ पे लिखो मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, दोनों ही क्या है, इनिशियल है। यहाँ पे लिखो मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट फाइनल, दोनों ही क्या है, फाइनल है। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन जो है इनिशियली क्या है, वो रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है, मतलब मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। बुलेट भी रेस्ट पे है तो उसका भी क्या हो गया, जीरो। फाइनल मोमेंटम ऑफ गन कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन क्या हो गया, mv, प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना हो गया, स्मॉल mv। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, mv इज इक्वल टू माइनस स्मॉल mv, तो v इज इक्वल टू माइनस mv अपॉन कैपिटल N। जब इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आप कितना है, 0.5, v की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 5, तो ये हो गया 100 और ये आ गया आपका 50 माइनस में, तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -50 मीटर पर सेकेंड। मतलब गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अगर आपसे रिकॉइल वेलोसिटी पूछता है तो आपको वहां पे माइनस नहीं लिखना है, आपको उसको क्या करना है, प्लस करके लिखना है। और आपसे अगर सिर्फ वेलोसिटी बोलता है तो -50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, एवरीथिंग इज क्लियर। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड आपको क्या करूंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको और भी अच्छे से क्या हो जाए, बेस स्ट्रांग हो जाए। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।